सबसे पहले तो यहाँ पर यार केन्या के एफर्ट के लिए क्लैप्स होने चाहिए। जिस तरीके का परफॉर्मेंस केन्या ने निकाल कर दिखाया है आज इस मैच में, डेफिनेटली हैट्स ऑफ है केन्या के इस एफर्ट को। जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने आज अपने उनके 11 प्लेयर्स ने निकाल कर दिया है इस मैच में। अब जरा बात यहाँ पर एनालिसिस की करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ में जब पूर्ण सर कोच थे नेपाल की टीम के, तो जिस चीज़ एक जैसी चीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें से एक ऐसी चीज़ थी जिससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी सर की सोच को लेकर, विजन को लेकर। कहीं ना कहीं वही एक चीज रिपीटेटिव हमें दोबारा से मनोज सर की कोचिंग के एंट्री में भी देखने को मिली है। अभी 2 ही मैच हुए हैं लेकिन वो विजन क्लियरली नजर आ रहा है। तो यहाँ वो चीज क्या है तो आगे आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले टॉस जीतकर यहाँ पर नेपाल ने बॉलिंग का फैसला लिया। फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था, वापस से मैं कहूंगा फैसला बिल्कुल सही था। और कहीं ना कहीं बॉलर्स ने उस चीज को सही करने की, उसको फैसले को सही ठहराने की कोशिश भी जरूर की। केन्या ने पहले बैटिंग की यहाँ पर। अब यहाँ जरा कंपैरिजन आप करिए, देखिए इस मैच को समझने में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा कि किस तरह से केन्या इस मैच को जीतने में कामयाब रहा है। आप शुरू के दोनों के 6 ओवर के फेसेस की बात करें, एंड केन्या ने शुरू के 6 ओवर में 30 रन बनाए और 2 विकेट यहां पर निकाले। आप उस वक्त कह सकते हैं कि नेपाल ये सेशन जीत गया, डेफिनेटली जीत गया। वहीं पर अगर आप नेपाल के सेशन को देखेंगे तो उन्होंने 6 ओवर में 29 रन बनाए और 2 विकेट उन्होंने भी खो दिए। वहां पर 1 रन केन्या उनसे ज्यादा बनाने में कामयाब रहा। और आप कह सकते हैं कि अगर आप पावर प्ले की बात करेंगे तो जीत जो है वो केन्या बाजी मारता हुआ चला गया पहले सेशन में। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और अरे 1 रन से सही नहीं बिल्कुल, देखिए 1 रन है तो लेकिन ज्यादा जरूर है। 30 रन उन्होंने बनाए, 29 रन आपने बनाए, और आप हायर रैंक टीम है, आपको नॉलेज ज्यादा है कि इस तरीके के क्रिकेट में कैसा खेलना है। T20 में आप अच्छे हैं, केन्या आपसे कम अच्छी है। लेकिन शुरू के 6 ओवर में अगर केन्या की बात करें तो केन्या के 2 एक्सपीरियंस प्लेयर ना चलने की वजह से केन्या बार बार 6 ओवर में पीछे हो जा रहा है। बिल्कुल, ओवांडा ओगोया ये दोनों इतने ज्यादा विफल हो रहे हैं, इतने ज्यादा बार बार अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं और विकेट इनका गिर जा रहा है। कोई इसमें डाउट नहीं है कि नेपाल के बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया है शुरू के 6 ओवर में, सुम्पाल कामी ने, करण केसी ने। लेकिन वहीं पर नेपाल की बात करें तो फिर वहां तो खैर आप शॉर्ट सिलेक्शन को क्लियरली आप शॉर्ट सिलेक्शन को दोष दीजिए। या आज के जो विकेट गिरे हैं वो आगे चल के बात करेंगे। शॉर्ट सिलेक्शन कमाल का है, टेरेबल है, कोई जवाब ही नहीं। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं आप थोड़ा सा स्टार्ट लेना चाहूँगा। अब आपको मैं जल्दी से एक चीज़ बताऊँ, उसके बाद सीधा बैटिंग के मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर अगर कंपैरिजन की मैं बात करूँ, केन्या ने 7 ओवर से 15 ओवर के बीच में 68 रन बनाए और 2 विकेट खोए। एग्जैक्टली जो यहाँ पर पिछले मैच में शिकायत थी उनसे कि मिड ओवर्स में उन्होंने बहुत कम रन बनाए, इस बार उन्होंने उस चीज़ को ठीक किया है। यानी मिड ओवर्स में 54 बॉलों में उन्होंने 68 रन बनाए और सिर्फ 2 विकेट वहाँ पर टीम ने खोया। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि केन्या को एक बहुत बड़ी, एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव जीत, एक बूस्टअप मिला जो केन्या की तरफ से मिला। उन्होंने सिर्फ इसे तो 15 ओवर होते होते 98 रन पर 4 विकेट टीम बनाने में कामयाब रही। वहीं पर अगर आप अब चले नेपाल की तरफ, 15 ओवर में 85 पे 5 ये नेपाल का स्कोर था। वो टीम जिसके सामने ऑलरेडी एक टारगेट है कि हमें 120 गेंदों में 130 रन 132 रन बनाने हैं। नेपाल की इस सेशन की बात करें तो 56 रन उन्होंने बनाया और 3 विकेट खो दिए। आप केन्या को देखिए, केन्या ने 68 बनाए 2 विकेट, नेपाल ने 56 बनाए 3 विकेट। यानी अब तक दोनों सेशंस जीतने में केन्या कामयाब रहा। अगर आप बात करें 1 ओवर से 15 ओवर तक तो दोनों ही सेशन में 1 से 6, 7 से 15 दोनों में ही नेपाल केन्या से पूरी तरह से पिछड़ता हुआ नजर आया। जबकि आप कह सकते हैं एक के पास 2022 में सबसे T20 रन मारने वाले प्लेयर हैं और इतने बड़े बड़े सब प्लेयर्स टीम में मौजूद हैं, लेकिन 120 बॉलों में 130 रन चेस करने में भी उनके जो हालात थे वो 15 ओवर में ही कहीं ना कहीं जग जाहिर थे 85 पर 5। उसके बाद अब यहाँ बात कर लेते हैं शॉर्ट सिलेक्शंस की। कहना होगा यार कि सेंसिबल क्रिकेट जो है, जैसे हम लगातार सुनते हैं क्रिकेट में कि सेंसिबल क्रिकेट किसे कहा जाता है, अगर आपने एक पहली बॉल पे बाउंड्री मार दी है तो उसके बाद सिंगल लेकर आप स्ट्राइक रोटेट कर लेते हैं। अगर आपने 2 रन पहली बॉल पे डबल ले लिया है उसके बाद सिंगल रोटेट करके स्ट्राइक दूसरों को दे देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर नेपाल को क्या है, नेपाल के जो बैट्समैन ने आज जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, सारा रन मैं ही मारूंगा, ये बैटिंग अप्रोच था है। बिल्कुल। और अभी खत्म करूंगा 15 ओवर में। अभी मैं एक चीज से रिलेट करना चाहूंगा, बहुत अच्छा मेरे दिमाग में ख्याल आया। बहुत लोग ट्रोल करते हैं बाबर आजम को लेकर। 115 की स्ट्राइक रेट है, 105 की स्ट्राइक रेट है, 110 की स्ट्राइक रेट है, बहुत ज़्यादा ट्रोल होते हैं वो। हमने कई बार उनको देखा भी है, सुना भी है ऐसा।
अब आप बताइए, उनकी रैंकिंग उठा के देखिए, आईसीसी रैंकिंग क्या है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो स्लो खेल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो फिर ये रैंकिंग कहाँ से आ रही है? और टीम का विनिंग परसेंटेज क्या है? तो इस चीज को देखना कि चलिए हम रन रेट के साथ खेलें, किस सिचुएशन पे मैच है इसके साथ खेलें, 10 बॉल में 15 रन चाहिए, तो हमारा मूड क्या है, नेपाल के बैट्समैन का मूड क्या होता है कि 3 बॉल में 15 बस बस बस। ये चीज नेपाल के बैट्समैन समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज और है, जब एक बैट्समैन का 105, 110 या फिर 100 के स्ट्राइक रेट से काम चल जा रहा है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप 160, 180 के ख्वाब देखने बैठ जाए? जबरदस्ती आप शॉट्स देखिए, पवन श्राफ के शॉट देखिए, डेफिनेटली जैसे हमने स्क्वाड एनालिसिस में कहा था, ब्लंडर फैसला था कुशल गुरतेल को आप हटा रहे हैं बार-बार। डेली क्रिकेट अभी भी उसी बात पे कायम है, कुशल आसिफ से बेटर जोड़ी आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप अभी हाल फिलहाल में कर पाएंगे। वही जोड़ी बेस्ट है, वनडे T20 दोनों में उन्हें रहने दीजिए, लेकिन वही चीज बार बार सेम गलती, आप उस ओपनिंग पेयर को जबरदस्ती छेड़ते हैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी। आपने कितने पेयर चेक कर लिए, कुछ फायदा हुआ नहीं। पवन श्राफ आप शॉट देखिए, बोल्ड होके जा रहे हैं 15-16 रन बनाकर, वहां पर आप उसके बाद आदिल आलम का शॉट देखिए, इररेस्पॉन्सिबल शॉट। वही पर मैंने कहा सेंसिबल क्रिकेट, आप हिटर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बॉल में कोशिश करें हिट करने की, कभी कभी आपको सेंसिबलनेस भी दिखानी है। अब ये एक बड़ी अजीब बात है नेपाल के बैट्समैन की तरफ से। केन्या के बैट्समैन को देखिए, 7 से 15 ओवर में पहले मैच में रन नहीं बने, दूसरे मैच में उन्होंने रन बना दिए। बिल्कुल सुधार, ये लर्न है, ये लर्निंग चीज है जो केन्या ने करके दिखा दिया। और नेपाल जो इतनी हायर रैंक टीम है, इतने मैचेस खेली हुई टीम, लड़के मौजूद है, प्लेयर मौजूद है यहाँ पर, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ सीखा नहीं। और शॉट ऐसे कि शायद केन्या की टीम भी सोच रही होगी, अरे यार ये बॉल तो मैंने ऐसी डाली ही नहीं, मुझे इसमें विकेट कहाँ से मिल गया, चलो मिल गया तो अच्छी बात है। अब ये एनालिसिस में कहीं ना कहीं आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एफर्ट वहां से छीन नहीं रहा केन्या से, उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है, लेकिन अगर आप कहेंगे 100% में से तो 98% ये हार जो है वो पुअर और टेरेबल बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से है। शॉर्ट सिलेक्शन आप उठाकर देखिए, आप बॉल देखिए, 30 बॉलों में, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, 30 पे 45 चाहिए, छक्का लगाना भाई। 40 बॉलों में 55 रन चाहिए, आपको छक्का मार के गेम खत्म करना है। वाहियात शॉट्स, आपके शॉर्ट सिलेक्शंस खराब रहे, आपको सेंसिबल बैटिंग नहीं आती, आप 2 बॉल वही गलती करते हैं आप बार बार। पिछले मैच में ऑलमोस्ट गेम जो है वो चला गया था, आरिफ ने इस मैच में कोशिश की, आरिफ जब तक क्रीज में थे, इस मैच में भी उन्होंने शायद 25 करीब मारे हैं, और वो भी उन्होंने कोशिश की जब तक आरिफ थे लग रहा था कि नहीं ये सेंसिबल तरीके से, क्योंकि आरिफ सेंसिबल बैटिंग जरूर करते हैं, वो हमने देखा है। आरिफ नहीं कि हर बॉल पे उठाने की कोशिश करे, वो सेंसिबल जरूर खेलने की कोशिश करते हैं और वो जिता देते, लेकिन वहां पर फिर से एक अनसेंसिबिलिटी का नमूना आप देखिए। उस ओवर में एक छक्का भी आ गया था शायद, और एक सिंगल भी आ गए थे। आप यही दिक्कत है, आप रिक्वायर्ड रन रेट बोर्ड पे देखते नहीं है। जब आपने देखा 7-8 रन हो गए, वो सिंगल किसी भी हाल में नहीं था। आप जिस ओवर में 6 आ गया हो और आपको 7-8 का रिक्वायर्ड रेट चाहिए हो, तो आपको क्या जरूरत है कि आप 30 यार्ड में एक सिंगल लेने की कोशिश करें, जब आपके ऑलरेडी 5 बड़े बैट्समैन पहले ही पवेलियन जा चुके हैं। इसे कहते हैं अनसेंसिबल बैटिंग करना। आपको यही नहीं पता कि मुझे किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटिंग की जो दिक्कत है वो डेली क्रिकेट ने लगातार उठाया, ये प्रॉब्लम टीम के साथ जुड़ी हुई है, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर अगर आप लास्ट सेशन की बात करें, लास्ट के 5 ओवरों में केन्या ने 34 रन बनाए और 4 विकेट खोए, और यहाँ पर जबरदस्त वापसी नेपाल ने की थी, जहाँ पर एक वक्त लग रहा था दीपेंद्र सिंह यारी की वजह से, जहाँ पर एक वक्त लग रहा था 150 के पार टीम पहुंच सकती है, 132 में रोकने में आप कामयाब रहे, सिर्फ 2 रन ज्यादा पिछले मैच से। अब आप जरा नेपाल का देखिए, 19 ओवर पूरे ओवर बैटिंग नहीं कर पाई, 4 ओवर में लास्ट के 29 रन और 5 विकेट टीम ने खो दिए, पूरी की पूरी टीम ढेर होती हुई नजर आई। अब मैं उस पर आता हूं, एक चीज जो पोर्टू सर के कार्यकाल में हमें नजर आती थी और यहाँ पर मनोज सर के अंडर में वो नजर आ रही है कि सर आपने यंगस्टर्स को लेकर बातें तो बहुत कही, लेकिन वो चीज दिखी नहीं। विवेक यादव, ना उन्हें बैटिंग मिली, ना उन्हें बॉलिंग मिली, ना उनके पास कोई ढंग से कोई कैच आया, और वो ऐसे बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किए, बिना कुछ परफॉर्मेंस किए, बेवजह अपने प्लेइंग लाइन से आउट कर दिया, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि अब उसकी जगह दूसरे प्लेयर को चेक करिए, दूसरे प्लेयर को आप ले आए। बशीर अहमद का रोल टीम में क्या है सर? एज ए स्पिनर वो खेल रहे हैं, प्योर प्राइम स्पिनर खेल रहे हैं, या फिर एज ए ऑलराउंडर है? हमने सुना था कि वो ऑलराउंडर है और वो बहुत अच्छी ऑलराउंड बैटिंग करते हैं, और लोअर लेवल पर उन्होंने काफी बैटिंग करी भी है। तो जो बैटिंग करना जानते हैं, अगर वो ऑलराउंडर के तौर पर हैं, तो एक ऑलराउंडर 11वें नंबर पर अयान बैटिंग करने कब आता है? नहीं 10वें नंबर। ये तो कभी देखा नहीं गया है। वही विजन, वही सोच,
ये चीज़ नेपाल को बहुत जल्द सुधारनी होगी। आज केन्या ने जिस तरीके से क्रिकेट का अपना ग्राफ ऊपर किया है पहले मैच से दूसरे मैच में, वो काबिल तारीफ, बहुत काबिल तारीफ है। केन्या की तारीफ करनी होगी कि नेपाल जैसी हायर रैंक टीम को उन्होंने सारे डिपार्टमेंट में फेल करके रख दिया। बॉलिंग में मिड फेस में उन्होंने बिल्कुल नेपाल की बॉलिंग को फेल कर दिया। स्टार्टिंग में और एंड में नेपाल ने ज़रूर अच्छा किया, लेकिन नेपाल की जो बैटिंग है वो हॉरेबल है। आपने सही कहा कि यंग का बहुत गुणगान हुआ, यूटिलाइज भी करना आना चाहिए सर यंग को। और आप यहाँ पर एक ऐसे प्लेयर को ला रहे हैं जिसको शायद आपको वनडे में जगह देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ आपने उन्हें T20I में खिला दिया। और विवेक यादव, जिनका कोई रीजन नहीं बनता, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया पहले मैच में जो उन पर इतना ज़्यादा तलवार उन पर अटक गई कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना पड़ा। उन्हीं के साथ ऐसा होता है। और किशोर महतो भी, जी हाँ, किशोर महतो भी वही वहाँ 8 मैच रिपोर्ट सर के अंडर में 8 मैच वो बैठे रहे, 8वें मैच में मौका मिला। यहाँ भी किशोर महतो बैठे हुए हैं ग्राउंड पे। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलिंग की वजह से हारे, बिल्कुल नहीं, आपने 132 पे रोक दिया टीम को, लेकिन ये दिक्कत है यंगस्टर्स की कि आप यंगस्टर्स को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। आप वही कर रहे हैं। अगर बशीर अहमद ऑलराउंडर है तो कौन सा ऑलराउंडर दुनिया में लास्ट बैटिंग करने के लिए आता है? ये समझ से परे आप खुद सोच के देखिए बैटिंग ऑर्डर कौन डिसाइड कर रहा है। और शॉट सिलेक्शन देखिए कितना खराब शॉट लग ही नहीं रही है। 13वें नंबर पर है, बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। और डेफिनेटली और इसी हार के साथ इसमें कोई दोहराई नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप अगर आप 2024 का डायरेक्ट क्वालिफिकेशन को सॉलिड झटका लगाए तो भूल ही जाइए। आप सोचिए इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे जहां पर कह रहे थे कि 5-0 होगा, 4-1 होगा वगैरह वगैरह, यहाँ पर केन्या ने इस पूरी सीरीज में जान डाल दिया है। पहले मैच में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक चीज आपने गौर जरूर की होगी अयान, जब केन्या बैटिंग करने के लिए आता है उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगती है कि वो 30वें रैंक की टीम है। नहीं। लेकिन जब वो टीम बॉलिंग करने के लिए आती है, डिफेंड करने के लिए आती है, मैं हैरान हो गया हूं अभी तक। और बिल्कुल हैरान होना चाहिए कि आपने एक जोरदार तमाचा मारा है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है। जब ये टीम फील्डिंग करने आती है यार, इनका बॉडी लैंग्वेज ऐसे होता है कि शायद 10वें नंबर की टीम है। एक चीज मैं यहाँ जरूर बोलना चाहूंगा केन्या के लिए कि केन्या का बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लगता है कि वो कुछ पाना चाहते हैं, बिल्कुल वो कुछ करना चाहते हैं, वो किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, वो ये शो करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर आखिर 10 साल से क्रिकेट नहीं हुआ है, हम तड़प रहे थे। बिल्कुल वो उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आता है। और नेपाल की बॉडी लैंग्वेज में कुछ प्लेयरों में ऐसा नजर आता है। केन्या है, अरे कर लेंगे, हो जाएगा। क्यों? शॉर्ट सिलेक्शन से साफ साफ में आता है कि उनका माइंडसेट क्या है कि अरे ये बॉलर है, कर दूंगा मैं बाहर, वो ग्राउंड के बाहर। बहुत जरूरी है कि आप मैच देखते वक्त बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करें, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर किस तरीके का अप्रोच जो है वो प्लेयर्स जो है वो कैरी करते हैं जब आप अपने अपोजिशन के खिलाफ खेलते हुए नजर आते हैं। तो बहुत डिसअपॉइंट यहाँ पर मैं पर्सनली हुआ हूँ मनोज सर से कि 2 मैच हुए हैं, अभी बहुत वक्त उन्हें देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो सोच विजन है वो तो आपको मैच 1 से ही पता चलने नजर आ जाती है। उम्मीद नहीं थी कि आप विवेक को बिना किसी रीजन के बाहर कर देंगे, और अगर बशीर को लेकर आए तो वो ऑलराउंडर आए हैं, तो दुनिया का कौन सा ऑलराउंडर है जो 11वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आता है? तो ये थोड़ा समझाने की जरूर कोशिश करिए। शॉर्ट सिलेक्शंस टेरिबल रहे हैं। आपने कुशल पुर्तेल को स्क्वाड में नहीं लिया, रीजन दिया कि वो अभी रिसेंटली टच में नहीं है, फिर जबरदस्ती ओपनर को छेड़छाड़ करना, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। डेफिनेटली इसी के साथ पूरी उम्मीद है मुझे कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के डायरेक्ट क्वालिफिकेशन तो आप नेपाल को बाहर ही समझिए। इस हार के बाद सॉलिड डेंट लगेगी रैंकिंग में, नेपाल को इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो कुवैत के साथ हारने बाद यूएई को लगा था वही नेपाल को यहाँ पर लगने वाला है। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी वहीं के वहीं बने हुए हैं, बहुत काम करने की जरूरत है। 130 अगर टीम चेज नहीं कर पाती तो डेफिनेटली बहुत सवाल खड़े जरूर होते हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार बने रहिए चैनल के साथ। उम्मीद है कि सच्ची बातें जो हैं वो आप पसंद करेंगे और आपको समझ में आएंगे कि क्या चीज में कमी है। और टीम हम इतना कहते रहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उस पर 1% भी, ऐसे हमने कहा डेलीगेट ने जितनी भी चीजें कही है 1% भी आज तक हमने वो अमल होते हुए देखा तो है ही नहीं। अलग ही दिशा में चीजें चलती हैं, देखना होगा अब आगे क्या होता है। अभी मनोज सर को 2 ही मैचेस हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में